नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको डेली ही शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट क्लासेस देखने को मिलती रहती हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ही बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होती हैं। आज की जो क्लास है हमारी वो है भारत की नदियों से रिलेटिव। आज की हम क्लास में भारत की नदियों के बारे में देखेंगे विद इमेज, यानी उन नदियों की लोकेशन के साथ साथ। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया, आपको इसमें दिख रहा होगा। एक हो गई हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और सेकंड टाइप की होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा रहा? ये हमारा हिस्सा इतना, यानी वह स्थान जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, वह क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसी तरीके से हमारे भारत का ये निचला हिस्सा जो कि आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे निशान बनाए हुए हैं, तो इतना हिस्सा ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि ये इस साइड से भी पानी हो गया, यहाँ से भी पानी हो गया, और ये निचले हिस्से से भी पानी हो गया। तो तीन तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो अब हम चलिए हिमालय से निकलने वाली की नदियों के बारे में आज पढ़ेंगे। उनको भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहली होगी सिंधु नदी प्रणाली, सेकंड हो गई ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, और थर्ड हो गई गंगा नदी प्रणाली। यानी तीन तरीके से इसको भी डिवाइड किया गया है। ठीक उसी तरीके से प्रायद्वीपीय भारत को दो तरीके से बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। क्या पढ़ेंगे आज? हम हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से भी क्लास होगी सिंधु नदी प्रणाली। सिर्फ आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। सेकंड जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे गंगा नदी प्रणाली के बारे में। तो चलिए, और हाँ, अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचे। चलिए, तो क्लास जो है वो है भारत का भौतिक भौगोलिक रूप। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं भारत का भौतिक भौगोलिक रूप। यानी भारत जो है वो नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में देश की नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी जो नदियां हैं वो हमारे भारत में आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देती हैं। ठीक है, नदियां यहाँ प्राचीन काल से ही मानव जीवन काल में बहुत ज़्यादा आवश्यक रही हैं। ठीक है, यानी बहुत पहले से ये नदियां हैं, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मानव की तरक्की में। ठीक है, चाहे उसका वो आर्थिक विकास हो, चाहे उसका भौगोलिक रूप का विकास हो, कैसा भी हो, नदियों की बहुत ज़्यादा एक योगदान रहा है हमारे भारत में, और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले रहा, नहीं, आगे भी इनका रहेगा योगदान। चलिए फिर देखते हैं नदियों का विभाजन, यानी अब इनमें नदियों का विभाजन देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा भारत की नदियाँ। ठीक है, इनको हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इन्हें दो भागों में हमने इसे बांट लिया। तो ये हो गई हिमालय की निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इन दो भागों में हमने बांट दिया उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना अगले की क्लास। फिर है हिमालय की नदियाँ। हमने कहाँ से देखा? हमने देखा इन दोनों को दो रूप में बांटा, तो हमने सिर्फ एक चीज़ को लिया, यानी हिमालय की नदियाँ। अब इनको भी हमने कितने रूप में बांटा है ये देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को, यानी हिमालय नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्र में बांटा गया है। यानी इनको भी तीन रूप में बांटा गया है। किन किन में? सिंधु नदी तंत्र में, यहाँ से पहले देखते हैं, सिंधु नदी प्रणाली में। ठीक है, सेकंड हो गया गंगा नदी प्रणाली, और थर्ड हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने अभी दिखाया हुआ भी है, देखिए ये सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये इमेज के साथ और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ इसके साथ हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम सिंधु नदी प्रणाली के बारे में। ठीक है, फिर हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे गंगा नदी प्रणाली। तो ये सिंधु नदी प्रणाली के बारे में भी हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट गोखरू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो गोखरू ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है।
इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी 2880 किलोमीटर है। भारत में, इसे ऊपर कर देते हैं, भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किमी है। यानी इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 2880 है, लेकिन हमारे भारत में जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 1114 किलोमीटर है। इसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। ठीक, ये है विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है, भारत की नहीं बल्कि विश्व की बड़ी नदियों में से एक है ये नदी। ये है नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसमें जो इस साइड का हिस्सा है ये वाला, ये हो गया अरब सागर, और ये जो इस साइड का हिस्सा है ये हो गया हमारा वेस्ट ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। ये हो गया अरेबियन सी यानी अरब सागर, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें आकर फिर गिर जाती है कराची के पास में, इस साइड से फिर यहाँ पर आकर गिरती है इस वाटर में, यहाँ पर अरब सागर में आकर ही मिल जाती है। चलिए फिर देख लेते हैं अपना अगला। अब इसकी सहायक नदियों को हम देख लेते हैं, किसकी, गंगा, एक मिनट थोड़ा हिल रहा है ये, नहीं ठीक है। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं, किसकी, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। चलिए, तो पहली इसकी सहायक नदी वो हो गई झेलम नदी। क्या है, झेलम नदी। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। यह नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल नामक पर्वत की पदस्थली में बेरीनाग झरने से निकलकर, कहाँ से निकलती है, ये जो पीर पंजाल नामक पर्वत है उसकी पदस्थली में जो बेरीनाग झरना बहता है वहाँ से निकलकर 212 किमी की लंबाई में उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है, यानी अभी इसके बारे में आगे भी लिखा हुआ है वहाँ देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में 212 किमी की लंबाई में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए बूलर झील में मिल जाती है। कहाँ से निकली है, ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये यहाँ पे बहुत ही हल्का सा वेरीनाग झरना यहाँ पर है, वेरीनाग झरना तो यहाँ से निकलती है। ठीक है, पीर पंजाल की पदस्थली में ये वेरीनाग झरना होगा, तो यहाँ से निकल कर ये और फिर नीचे आते हुए यहाँ पर ये साइड से यहाँ पर बूलर झील में मिल जाती है नीचे। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, इसकी सहायक नदी वो है किशन गंगा। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन सी, किशन गंगा है। पाकिस्तान में इसे नीलम कहा जाता है, किसके लिए, झेलम नदी को, किशन गंगा को नहीं, झेलम की बात की जाए तो किसको, झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। हमारे भारत में इसे झेलम कहते हैं, और पाकिस्तान में जब ये नदी प्रवेश करती है तो वहाँ पर इसे नीलम के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो झेलम नदी के बारे में आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं सेकंड, देखते हैं चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चिनाब नदी यह सिंधु की विशालतम नदी है, यानी बड़ी नदी है। यह चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। ठीक है, चंद्र और भागा दो नदियों के रूप में निकलती है। यह दोनों नदियां मिलकर चिनाब कहलाती हैं, यानी जब ये नदियां आपस में मिलती हैं तो एक नई नदी का निर्माण करती हैं, और वो नदी क्या कहलाती है, वो कहलाती है चिनाब नदी। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब की जो लंबाई है टोटल हमारे भारत में वो कितनी है, 1180 किलोमीटर है। चलिए, अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं, चिनाब नदी की कहाँ पर है। ये देखिए, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर, ये चिनाब नदी, ये ठीक है, तो ये रही चिनाब नदी। और फिर ये इस तरीके से यहाँ से बहते हुए, ये इस तरीके से यहाँ से बहते हुए आकर ये पंजाब तक पहुँचती है, क्योंकि पंजाब में एक देखिए यहाँ पर ये झेलम, ठीक है, फिर चिनाब, फिर ब्यास, सतलुज और रावी, ये कितनी होगी टोटल, 5 नदियाँ हो गई। जब ये पांचों नदियाँ जाकर पंजाब में मिलती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं पंचनद। क्या कहलाती हैं, पंचनद। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपनी रावी नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में। ये हो गई रावी नदी। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग के समीप है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आपको ये इस तरीके से यहाँ डाल लेते हैं थोड़ा, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर ये रावी नदी, कहाँ है यहाँ पर,
और ये जो हिस्सा है वो यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश में ये रावी नदी निकलती है कहाँ से, कांगड़ा जिले में, जो रोहतांग नाम के समीप से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी, वो है 725 किमी है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 725 किमी। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं ब्यास नदी के बारे में, थोड़ा ब्यास के बारे में देखते हैं। ब्यास नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। क्या है ये, सतलुज की सहायक नदी है। इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड में होता है। कहाँ से होता है, कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड में होता है। कपूरथला के निकट हरी नाम के स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, कपूरथला के जो पास में एक हरी नाम का स्थान है, वहाँ पर ये सिंधु से मिल जाती है। इसकी जो लंबाई वो 470 किलोमीटर है। कितनी है, 470 किलोमीटर है हमारे भारत में ब्यास नदी की। चलिए अब देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये रही हमारी ब्यास नदी, ये आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर ये यहाँ से बहते हुए ये यहाँ पर ये, ठीक है, ये नीचे की तरफ बहती जाती है। चलिए अब देख लेते हैं सतलुज नदी के बारे में। फिर है सतलुज नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये जो मानसरोवर झील है वहाँ से के पास में एक राकसताल नाम की झील है, वहाँ से निकलती है। और सिपकिला दर्रा, ठीक कहाँ पे, सिपकिला दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है। यह एकमात्र, ठीक है, कहाँ पर करती है, सिपकिला दर्रा के पास से ही भारत में प्रवेश कर जाती है। और सिपकिला दर्रा है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। तो वहाँ उसी से प्रवेश करती है हमारे इंडिया में। यह एकमात्र, आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं डिटेल में फिर से, क्योंकि वो दूसरा यहाँ पर पीडीएफ पूरी यहाँ पर। यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर के पास में जो राकसताल झील है वहाँ से निकलती है। और सिपकिला दर्रा के पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय को 3 भागों में काटती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय को 3 भागों में काटती है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किमी है। कितनी है, 1050 किमी है। अब देखिए सतलुज नदी देख लेते हैं कहाँ पर है। ये रही हमारी सतलुज नदी। एक मिनट, इसमें है ही नहीं, ये मानसरोवर यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये यहाँ से निकलती है, लेकिन ये दिखाना भूल गए। हाँ ये रही, देखिए ये सतलुज नदी होगी। ठीक है, राकसताल, देखिए ये मानसरोवर झील है और उसके पास में ये रही हमारी राकसताल झील। यहाँ से निकल रही है ये, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से निकलते हुए ये इस तरीके से, ठीक, और ये नीचे की तरफ जाती है। तो ये राकसताल झील हो गई, ये मानसरोवर झील हो गई। ठीक है, चलिए, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय को 3 भागों में काटती है। चलिए अब देख लेते हैं आगे, बस इतना ही थी। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आज कवर किया सिंधु नदी तंत्र को। ठीक है, हमने इसमें पूरा सिंधु नदी तंत्र कवर किया। आगे की क्लास में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी आज की क्लास, आप ये कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। बाकी अगर आप इस तरह की क्लास और चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। हमारे चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए जाते हैं, जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को आप देख सकते हैं कि आप उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।